जय हिंद बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, उसे पढ़ने जा रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में लिख रखा है। फ्रांस एक देश है यूरोप का। सन 1789 यानी 1789 में फ्रांस के लोगों ने अपने राजा लुई सोल्वे, अच्छा लुई कौन होता था, वहां के जो राजा होते थे उन्हें लुई कहा जाता था। लुई लुई 16, ये रोमन गिनती में 16 लिखा हुआ है, के खिलाफ एक क्रांति करी जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ देखिए, सन 1789 में फ्रांस के लोग अपने राजा के नियम कानून और अत्याचारों से इतने ज्यादा परेशान हुए थे, और वहां पे महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने क्या करा कि अपने राजा को जबरदस्ती उनकी गद्दी से हटा दिया, और हटाने के बाद क्या हुआ, इसे ही फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बता दूं कि क्रांति क्या होती है। देखिए, क्रांति क्रांति का मतलब क्या होता है। जब किसी देश की जनता अपने सरकार के नियम कानून से परेशान होकर योजनाबद्ध योजनाबद्ध क्या होता है, प्लानिंग के तहत के साथ देश की सरकार को सत्ता से बेदखल, बेदखल मतलब होता है हटा देना, कर दे, उसे क्रांति कहते हैं। अब ये क्या हुआ देखिए, कहीं पर जब किसी देश की जो जनता होती है, जो वो अपनी ही सरकार के द्वारा नियम कानून से बहुत परेशान हो जाती है। मान लीजिए सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया, या सरकार ने ऐसे नियम कानून बना दिया जिससे जो जनता है वो सरकार के बुरे कामों को कुछ भी नहीं कह सके, उनको किसी तरीके से क्रिटिसाइजिंग कर सके। जब सरकार ऐसे कुछ नियम कानून बन जाते हैं तो जो जनता होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये वो अपना जो साधारण जीवन है, जो नॉर्मल लाइफ है, वो अपना बिल्कुल उसे एंजॉय नहीं कर पाती। तो वो क्या करते हैं कि कोशिश करती है किसी तरीके से अपनी सरकार को जनता हटा दे। और ऐसे ही हुआ था फ्रांस में 1789 में। वहां के लोगों ने परेशान होकर क्या करा कि वहां की जो जनता है उन लोगों ने क्या करी, वहां की सरकार को हटा दिया, यानी वहां के राजा को हटा दिया, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। ठीक है, अगला देखिए, एक चीज और ये कि अगर हमें फ्रांसीसी क्रांति को थोड़ा सा ढंग से समझना है तो हमें पहले वहां के समाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस की जो समाज के है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उसका योगदान है वहां की जो समाज की पूरी बनावट है, जिन्होंने क्रांति करी थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति में पहले वर्ग में आते हैं पादरी वर्ग। अब आपके बुक में इसको लेकर स्टेट भी लिखा होगा, वो भी सही है। ठीक है, अब देखिए, फ्रांस में सबसे पहले आते थे पादरी वर्ग। इनका दर्जा समाज में सबसे ऊंचा होता था। कहने का मतलब है कि इनको समाज में सबसे ज्यादा सम्मान मिला करता था। ठीक है, ये समाज में अमीर कैटेगरी में भी आते हैं, इनके पास अपार संपत्ति, खूब पैसा होता था इनके पास। इवन ये तो लोगों के ऊपर टैक्स भी लगाया करते थे, जैसे राजा लगाते हैं। ठीक है, राजा भी इनको खूब समर्थन करते थे, इनको फुल सपोर्ट करते थे राजा में, और ये भी बदले में क्या करते थे कि राजा को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और ये दोनों ही मिलकर किसको बेवकूफ बना रहे थे, जनता को। अब ये समाज में सबसे ऊंचा इनका दर्जा होता था। ये चर्च में रहा करते थे। ऑफ कोर्स जो फ्रांस के जो पादरी लोग होते थे, पादरी मतलब वही जो क्रिश्चियन में जो पूजा और प्रार्थना करते, तो वो चर्च में रहा करते थे। और इनके पास जो संपत्ति होती थी वो अपार अपार मतलब अनलिमिटेड, खूब संपत्ति होती थी इनके पास। तीसरा, ये पूजा प्रार्थना करते थे, जैसे मैंने ये बताया। ये धार्मिक कर लगाते थे। ये क्या करते थे कि लोगों को बताते कि अगर आपको क्रिश्चियनिटी में रहना है, मतलब आप अगर आपको ईसाई बन के रहना है, तो आपको एक तरीके का टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स ये कह के लेते थे कि अगर आप ये टैक्स दे रहे हो तो असल में आप क्या कर रहे हो कि भगवान की सेवा कर रहे हो, ऊपर वाले की आप क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। और ये टैक्स लगाते थे जिसका नाम रखा गया था इन्होंने टाइट। और इतना बता दूं, ये टैक्स कैसा होता था, ये ऐसा होता था जैसे कोई व्यक्ति कितना भी कमाए उसका 110% उसको देना पड़ता था। यानी जितने भी रुपए वो कमा रहे हैं उसका 10वां भाग उसे टैक्स के तौर पर देना पड़ता था। मान लीजिए अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10वां भाग यानी 10 रुपए, उसे 10 रुपए क्या देना पड़ता है, चर्च को एज ए टैक्स देना होता था, जिसको टाइप कहा जाता है। अगला, राजा का इनको पूर्ण समर्थन था। ठीक है, राजा भी क्या करते हैं ना, फुल सपोर्ट करते थे। आप पूछोगे राजा क्यों करते थे, क्योंकि कई बार क्या होता था कि ये राजा को बहुत महान दिखाते थे जनता के सामने। ये दिखाते थे कि जो राजा है उन्हें देवताओं ने भेजा है, राजा के किए गए किसी भी काम पे कोई सवाल नहीं करना चाहिए, राजा सबसे ऊपर है। इवन राजा को देवता के बराबर ये रखा करते थे। और बदले में क्या करते थे कि राजा भी इन्हें सपोर्ट करते थे कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर हमारे बारे में बोल रहे हो। तो धीरे धीरे ये क्या होने लगा कि जो फ्रांस की जो जनता थी, जो वो धीरे धीरे इन पादरियों के चक्कर में क्या हुआ, उनका बिल्कुल अंधविश्वास से पूरा दिमाग भर गया, और वो जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उससे धीरे धीरे दूर होने लगे। देखिए, जहाँ पे प्रथम वर्ग इतना ज्यादा पावरफुल था, उसके पास इतनी सारी शक्तियां थी, इतना सम्मान था, वहीं जो द्वितीय वर्ग था वो भी बिल्कुल ऐसे ही था। द्वितीय वर्ग में कौन लोग आते थे, यहाँ पे वो लोग आते थे जो लोग अमीर होते थे, जिनको अक्सर कुलीन कहा जाता है। कुलीन मीन अमीर। ठीक है, इनके पास हजारों एकड़ों में इनके पास जमीनें हुआ करती थी, और इन्हें भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता था। जितने भी टैक्स थे, चाहे वो राजा लगाए चाहे वो चर्च लगाए, ये सारे के सारे जो टैक्स है ये असल में जनता को, वो जनता जो थर्ड लेवल की है, यानी जो तृतीय वर्ग की है, तीसरे वर्ग की है, उन लोगों को देना होता था। देखिए,
तो ये कुलीन वर्ग कहते थे ना, अर्थात होता है कुलीन का अर्थात होता है अमीर। ठीक है, इनके पास हजारों एकड़ों में जमीन होती थी, जैसे मैंने अभी बताया। इन्हें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था। वही तीसरे में जो आता है वो आता है तृतीय वर्ग। ये फ्रांस की साधारण जनता होती थी, मतलब फ्रांस की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो हुआ करती थी। इन्हें सभी प्रकार का टैक्स देना होता था, जितने भी टैक्स चाहे वो राजा लगाए, मैंने बताया, चाहे वो चर्च लगाए, वो टैक्स इन्हें देना होता था। जैसे टाइथ, मैंने अभी आपको बताया कि टाइथ जो होता था वो असल में ये चर्च लगाया करता था। और एक और टैक्स था टाइल। ये टाइल जो होता है ये राजा लगाया करता था, ये भी एक तरह का चर्च वो टैक्स था जो राजा लगाया करता था। तीसरा, इनकी जनसंख्या फ्रांस में 90% थी। तो अब देख लीजिए, फ्रांस की जो ज्यादा जनसंख्या थी वो इन लोगों की थी 90% के आसपास। लेकिन पता है हैरानी वाली बात क्या है, इनके पास जमीन मात्र 40% थी। यानी फ्रांस की जनसंख्या वहां पे 90%, लेकिन जमीन कितने उनके पास, 40% से भी कम। यानी फ्रांस में जितनी भी जमीन है जहाँ पे खेती होती है उसकी 40% से भी कम इनके पास होती थी जमीन। ठीक है, अगला क्या है, ये आमतौर पर छोटे काम करते थे। छोटे मोटे काम मतलब छोटी मोटी व्यापार या छोटे मोटे दुकान चलाते थे, जैसे बेकरी का कोई स्टॉल खोल लेना, मतलब बेकरी मतलब जहाँ पे ब्रेड वगैरह बनते हैं। दूसरा, जैसे धोबी का काम करना, छोटे छोटे व्यापारी हुआ करते थे, वकील हुआ करते थे, दुकानदार। यही होते थे तृतीय स्टेट या तीसरा वर्ग, जो सबसे साधारण और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली होती थी। अब देख ले, ये तीन हो गया, प्रथम स्टेट यानी प्रथम वर्ग, द्वितीय स्टेट यानी द्वितीय वर्ग, और तृतीय स्टेट यानी तृतीय वर्ग। इनमें से कुछ समय बाद क्या हो कि फ्रांस में एक नया वर्ग आया जिसका नाम मध्यम वर्ग। ठीक है, एक नए लोग आए 18वीं शताब्दी में। फ्रांस में पढ़े लिखे लोगों का एक नया वर्ग निर्मित हुआ। निर्मित हुआ का मतलब बना, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। ये वो लोग थे जो थोड़े पढ़े लिखे थे, जो किसी भी चीज को ऐसे विश्वास नहीं करते थे, उसमें हमेशा लॉजिक लगाते थे, एक तर्क लगाते थे। ठीक है, और ये लोग क्या होता है कि धीरे धीरे ये ना तो बहुत ज्यादा गरीब थे ना ये बहुत ज्यादा अमीर थे, ये बिल्कुल मिडिल में आ करते थे। ठीक है, मिडिल क्लास जिसे कहते हैं। बट ये धीरे धीरे आगे चल के अमीर भी हो जाते, क्योंकि ये व्यापार बहुत ज्यादा करते थे विदेशियों से। ठीक है, अब देखिए, ये लोग विदेशों से सूती कपड़ा तथा मसालों का व्यापार करते थे, तथा धीरे धीरे ये आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। मजबूत होने मतलब आर्थिक रूप से ये लोग अमीर होने लगे। ये लोग तर्क पर ज्यादा विश्वास करते थे। इन लोगों का कहना था कि अगर चर्च कुछ भी कह रहा है उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट, कोई ना कोई कॉमन सेंस होना चाहिए, ऐसे ही किसी भी बात को हम बिलीव नहीं करते। ठीक है, आगे जाके देखना इन लोगों का फ्रांस से बहुत ज्यादा दबदबा बढ़ जाता है, मतलब इनकी शक्ति बढ़ती जाती है, आगे जाके चर्च की शक्ति कम हो जाती है, इनकी शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तथा ये अंधविश्वास के खिलाफ था। हाँ, ये अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं मानते थे, भाई इतने पढ़े लिखे होंगे तो अंधविश्वास थोड़ी मानेंगे। ये संवैधानिक राजतंत्र चाहते थे। इसका मतलब क्या, इनका ये मानना था कि देश में राजा होना चाहिए, लेकिन राजा के ऊपर भी संविधान होना चाहिए। यानी राजा को जो भी करना है, जो भी मतलब नियम कानून बनाने, पहले उसे संविधान के अकॉर्डिंग उन नियम कानून को बनाना है। अब देखो, जब वहां पे संविधान हो जाएगा तो राज्य की शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये चाहते थे राजा तो रहे, लेकिन वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करे, एक ऐसा संविधान जो सबकी बात करे। ठीक है, तो ये चाहते जहां राजा की शक्ति संविधान द्वारा लगाम लगाया जा सके, यानी राजा की शक्ति अपार ना रहे, उसके ऊपर संविधान कुछ ना कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा कि फ्रांस में जो क्रांति वो एक्चुअली में हुई क्यों थी। अब अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ पे सारा सिस्टम कैसा था, तो अब देखेंगे कि फ्रांस की जो क्रांति है वो क्यों हुई थी। मैं पहले ही बता दूं, फ्रांस की जो क्रांति है वो ना तो किसी अमीर ने करी थी, ना ही किसी चर्च के लोगों ने, बल्कि ये क्रांति हुई थी साधारण जनता और थोड़ा मध्यम वर्ग का भी इसमें योगदान था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के कारण पहले मैंने लिखा है राजनीतिक कारण, मतलब इससे राजनीति से क्या संबंध है। तो लुई का निरंकुश शासन, निरंकुश का मतलब होता है कि बिल्कुल बहुत ही खतरनाक। जैसे नॉर्थ कोरिया में है बिल्कुल स्ट्रिक्ट, मतलब अगर आप राजा के खिलाफ कुछ भी कहते हो तो आपको सीधा मौत की सजा दी जाएगी। तो इस तरह का शासन था वहां पे, बहुत ही खतरनाक था। तो लोग को धीरे धीरे लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे, लोग धीरे धीरे बड़े परेशान होने लगे कि यार ये जो लुई है ये हमें इतना दबाता है, इतना ज्यादा हमको मतलब सताता है, बिल्कुल इसके नियम कानून इतने टफ है और इतनी ज्यादा ये हार्ड इसका रूल है। तो एक तो ये निरंकुश जो शासन था, यानी जो खतरनाक सा शासन था, इसको लेकर थोड़ा लोग धीरे धीरे लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे। दूसरा, चर्च तथा राजा के द्वारा जनता से भेदभाव। चर्च और राजा कैसे भेदभाव करते थे, एक तो देखो, टैक्स कौन दे, जनता दे। चर्च क्या करते थे, वो भी अपने से टैक्स लगाए। अगर जनता कुछ बोले जाए वो भी कोई ना सुने, ना तो चर्च की कोई बात सुनता था ना ही कोई जनता की। मतलब जनता तो ऐसी थी जो साधारण व्यक्ति थे, जैसे कि मतलब कुछ ही नहीं है, मतलब ऐसे ही पढ़े हैं बस ये लोग। ठीक है, वहीं इसके अलावा एस्टेट जनरल के नियम। अच्छा, एस्टेट जनरल क्या था पर ये समझ लेते हैं। ये यूं मान लीजिए उस टाइम के फ्रांस से एक तरीके का पार्लियामेंट था। ठीक है, एस्टेट जनरल में अक्सर क्या हुआ करता था
कि मान लीजिए कि एक नियम बनाने मतलब कोई भी नियम पास करना है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि कई बार क्या होता था कि जो फ्रांस के जो राजा थे उनको नियम पास करने के लिए क्या होता था कि इसी एस्टेट जनरल के पास जाना होता था। ठीक है, जैसे कि जब 1789 में जब ये टैक्स का एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, नया टैक्स लगाना चाह रहे थे लुई 16, तब वो ये एस्टेट जनरल के पास गए। अच्छा, एस्टेट जनरल के पास जाके क्या हुआ, ये कि एस्टेट जनरल जो है वो असल में एक तरीके का, मैंने कहा अभी, पार्लियामेंट्री संसद है। यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तीन तरह के लोग होते हैं, एक, दो और तीन। एक होता है राजा, ठीक है, एक होता है चर्च, और एक होता है साधारण जनता। अब यहाँ पे देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि अगर कोई भी नियम पास करवाना है तो उसमें क्या होना चाहिए कि कम से कम दो व्यक्ति की जो समर्थन है, यानी कम से कम दो व्यक्ति उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, मान लीजिए कि एक नया टैक्स लेके आना है, एक टैक्स ले आया नया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो राजा होता है उसको एक वोट दिया जाता है, जो चर्च होता है उसको एक वोट दिया जाता है, और जो साधारण जनता होती है उसको मात्र एक वोट दिया जाता है। यानी राजा को एक वोट मिलेगा, सभी चर्च की तरफ से एक वोट मिलेगा चर्च को, और तीसरा ये है कि सभी जनता की तरफ से एक ही वोट मिलेगा। ठीक है, जो भी जनता का प्रतिनिधि वहां पर बैठेगा, प्रतिनिधि मतलब जनता की तरफ से एक व्यक्ति आएगा वो बैठेगा वहां पर, चर्च की तरफ से एक व्यक्ति आएगा वो बैठेगा वहां पर, और राजा की तरफ से राजा खुद ही आता है। अब तीन वोट होते हैं वहां पर, ठीक है। अब तीन में से दो वोट जिसकी तरफ पड़ते हैं वही पास हो जाते हैं। मान लीजिए आपको टैक्स बढ़ाना है, तो अगर राजा और चर्च एग्री कर जाए तो टैक्स बढ़ जाएगा। अगर राजा और मान लीजिए मान लीजिए जनता वो मना कर दे कि नहीं टैक्स नहीं बढ़ाना, तो टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी टैक्स या कोई भी नियम कानून बनाना तो कम से कम दो का समर्थन चाहिए था। अब हुआ ऐसा कि यहाँ पर जो है राजा की जनसंख्या, राजा तो इकलौते ही होता, राजा एक होता था, चर्च की जो पॉपुलेशन होती थी ये भी कम होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा जनता की पॉपुलेशन होती थी। जनता की हमेशा से डिमांड थी कि भैया ये जो नियम है गलत है। पार्लियामेंट में ऐसा होना चाहिए कि हर एक को एक एक वोट मिलना चाहिए, यानी जितनी भी जनता है उन सबको एक एक वोट मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी तरफ जो राज है उसे एक मिलना चाहिए, और जो क्या कहते हैं चर्च है उनको एक एक सबको वोट मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोकतंत्र ज्यादा बनेगा, लोग अपनी अपनी बात को रख पाएंगे। लेकिन राजा ने कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है वही चलेगी, ठीक है। तो दूसरा था कि जो जो एस्टेट जनरल की जो नियम थे टैक्स वाला वो, और तीसरा लोगों के अंदर अपने अधिकार के प्रति जागरूकता। अब ये क्या हुआ, लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि राजा जो है वो हमें उल्लू बना रहे, और साथ के साथ जो चर्च भी है वो भी इसका साथ दे रही है। उन्हें धीरे धीरे अपने अधिकार पता चलने लगे कि भाई आजादी क्या होती है, समानता क्या होती है, ये सब क्या होती है, धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगे। ये सब कब समझ में, जब मध्यम वर्ग के लोग, जो पढ़े लिखे लोग आए, जब उन्होंने तर्क देना शुरू करा, उन्होंने कॉमन सेंस को यूज करना शुरू करा, तब जो जनता थी वो भी धीरे धीरे समझने लगी कि जो मध्यम वर्ग के लोग सही कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आर्थिक कारण क्या, आर्थिक मतलब पैसा। फ्रांस की सरकार के ऊपर 12 अरब लिब्रे का कर। देखिए फ्रांस की सरकार ने लगभग 10 अरब लिब्रे, लिब्रे मतलब वहां की करेंसी है, ठीक है। 10 अरब मतलब ये मान लीजिए 1000 करोड़, ठीक है। तो फ्रांस की सरकार ने 1000 करोड़ का टैक्स बोल रहा हूँ, कर ले रखा था, मतलब कर भी नहीं, मतलब लोन ले रखा था, ठीक है। अब ये लोन में क्या था कि इन्होंने, जो अमीर अमीर लोग थे उनसे इन्होंने लोन लिया, और ये लोन इसलिए लिया गया था क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। अमेरिका में लड़ाई चल रही थी, फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अमेरिका ब्रिटेन से लड़ रहा था, फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा और ज्यादा लोन भी ले लिया। तो धीरे धीरे जो जिन्होंने लोन दिया था वो लोग, जो फ्रांस की जो लुई थे उससे वो पैसा वापस मांगने लगे 10% ब्याज के साथ। तो मजबूरन क्या करना पड़ा, राजा को एक नए कर की, यानी कर्ज ना चुकाने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया, प्रस्ताव रखा कि हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम अपना कर्ज चुका सके, ठीक है। फिर आती कि जब टैक्स महंगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो यहाँ पे जो महंगाई थी वो आसमान छूटती है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब जो साधारण जो जनता है, जो नॉर्मली जो खाना वगैरह मार्केट से खरीदती है, वेजिटेबल्स हो गए या ब्रेड वगैरह हो गए, तो उनकी भी जो रेट थे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे धीरे धीरे। वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी, लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि लास्ट में, क्योंकि राजा द्वारा जनता की अवहेलना, इतना कुछ हो गया है लेकिन राजा ने किसी भी तरह की कोई उनकी मदद ही नहीं करी। एक राजा को ये करना चाहिए कि जब उसकी जनता किसी मुसीबत में रहे उसको बचाना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए जनता की, तभी तो आगे जाके जनता आपके साथ देगी। लेकिन राजा ने ऐसा कुछ नहीं करा। राजा ने बदले में क्या करा कि राजा के पास यहाँ पे पैसा है नहीं, उसने क्या करा कि जितने भी पैसे थे उससे भी क्या करके उन्होंने एक नया नया महल बनाना शुरू कर दिया। तो लोग और ज्यादा परेशान हो गए कि यार हमारी प्रॉब्लम है, हमारी तरफ तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तुम नए महल बना रहे हो, ठीक है। और लास्ट में कि बेकरी की दुकानों द्वारा जमाखोरी। अब जमाखोरी क्या होता है, राजा यहाँ पे इतना परेशान करता, दूसरी तरफ
जहाँ पे जो बेकरी की दुकान थे, जहाँ पे ब्रेड मिलता था, क्योंकि फ्रांस के लोग ज्यादा ब्रेड खाते थे, उन लोगों ने क्या करा कि देखा कि भैया जो प्राइस है वो बढ़ रहा है चीजों के, तो एक काम करते हैं, हम जो ब्रेड है उसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, मतलब ज्यादा नहीं बेचते हम, थोड़ा एक तरीके से अपने गोडाउन में उठा के रखते हैं, जब रेट बढ़ेगा हम इसे दोबारा बेचेंगे। तो लोग बहुत परेशान हो गए, एक तो यार महंगाई बढ़ी, ऊपर से जो ये है बेकरी वाले ये भी सही से क्या कर रहे, सामान को नहीं बेच रहे, ये भी महंगा होने का वेट कर रहे, ठीक है। तो ये सब हो रहा था, तो लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा और गुस्से में आ गए, और धीरे धीरे उनके अंदर एक क्रांति करने की जो एक जो सोच है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी। अगर आते हैं तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण का मतलब था उस दौरान भी कुछ हुआ था। पहला हुआ था अफवाह। अफवाह क्या होता है कि इस दौरान क्या होता है कि जो लोग थे उनके बीच में एक अफवाह फैल गई थी कि राजा की जो सेना है वो जो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको वो मारने आ रही है, वो उनके फसलों को नष्ट कर देगी। तो लोग गुस्सा हो गए, भाई वैसे खाने की कमी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो लोगों को जिसको जो मिला, जो कुल्हाड़ी मिला, किसी को जो भी उसके हाथ मिलेगा वो लेके निकल गए सेना को मारने के लिए, ठीक है। तो एक अफवाह फैल गई थी। तो दूसरा क्या कि मध्यम वर्ग का उदय, तो मैंने वही बताया, यहाँ इस टाइम पे मध्यम वर्ग आ गया था, जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, जो तर्कवाद था, तर्कों से बात करता था, हर चीज में कॉमन सेंस लगाता था। तो इन लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश करी कि आप चर्च की बात वैसा मत मानिए जैसा चर्च आपको बता रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपको उस चीज का कोई लॉजिक ना समझ में आए, जब तक उसमें कोई फैक्ट्स ना हो, तो ऐसे भी किसी भी चीज को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वही फिर आए बुद्धिजीवियों के तर्क, ठीक है। तो यहाँ पर है, इस दौरान एक व्यक्ति आए थे, तो उनका ये मानना था कि फ्रांस की जो सरकार है वो असल में क्या होना चाहिए, सरकार की सारी पावर किसी एक के पास ना हो के वो तीन भागों में डिवाइडेड यानी बटी होनी चाहिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। तो इन सब कारण के कारण फाइनली क्या होता है, जो फ्रांस के जो लोग होते हैं वो सरकार के खिलाफ क्रांति शुरू कर देते हैं,